हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया। लेक्चर नंबर 8 में अपन मेटलर्जी ऑफ आयरन को स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस, लास्ट लेक्चर में हमने एलिंगम डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। इसको आइए क्वेश्चंस करके खुशियां मनाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन और कोई नहीं, जेईई मेंस 2020 का ही क्वेश्चन है, लेटेस्ट, मज़ा आ जाएगा। क्या बताया था? पूरे एलिंगम डायग्राम की एक ही लाइन जान है क्या कि नीचे वाली कर्व ऊपर वाली कर्व को रिड्यूस कर सकती है। बोलो यार, इतना अपने को बताया था। क्वेश्चन पढ़ो। ए रिड्यूसेस BO2 व्हेन, यानी BO2 बी कोई एलिमेंट है, उसका ऑक्साइड है, ए रिड्यूस करना चाह रहा है। कब करेगा? ए उसको रिड्यूस तभी कर सकता है जब ए की कर्व नीचे हो, बी ऊपर हो। इतना अपने को पता है। सोचो, किस टेम्परेचर के बाद ए की कर्व नीचे आ रही है, बी की कर्व ऊपर आ रही है? सर, ये वाला जो टेम्परेचर है ना, यहाँ पर कितना 1400 डिग्री सेल्सियस के बाद ये वाली जो ए की कर्व है ये नीचे है, यानी बी वाला इस कर्व के बाद, इस टेम्परेचर के बाद रिड्यूस हो जाएगा। BO2 प्लस ए विल कन्वर्ट इनटू बी प्लस AO2 बना लेगा। यानी कि सर, इस टेम्परेचर के बाद BO2 रिड्यूस हो जाएगा बी के अंदर। बस, तो टेम्परेचर कितना है? 1400 डिग्री सेल्सियस। आंसर खत्म। एक और सवाल करो, 2016 का सवाल करो। भैया, एक ही गोल्डन रूल है कि नीचे वाली कर्व ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकती है। बस इतना सा काम दिमाग में रखना है। अब की बार जेईई मेन वालों ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। वो बोले कि हमें ना कर्व में ना डेल्टा जी वर्सेज, आपने बच्चों को बढ़ा दिया कि डेल्टा जी नोट वर्सेज टेम्परेचर कर्व होता है। हम डेल्टा जी नोट कर्व नहीं लिखते। अरे तुम बेशर्मो, कुछ ही लिख लो, हमारा स्टूडेंट हर सवाल कर लेगा। अपने को पता है डेल्टा जी नोट को बच्चा क्या लिख लेगा? -ln/Kp। -ln/K लिखते हो ना, -RT/ln/K। हटा दो, आर हटाओ, कांस्टेंट सा पड़ा रहने दो, -ln/Kp लिख दिया। कोई नहीं, डेल्टा जी नोट की बात कर रहा है वो। नीचे वाली कर्व ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगी। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आंखों ही आंखों में देख लो, क्वेश्चन को सोच लो। सोचो कि सर, यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा। कार्बन कब रिड्यूस करेगा? जब कार्बन की कर्व नीचे होगी। कहाँ? ये रही मेटल वाली कर्व ऊपर है, कार्बन वाली नीचे है। इस टेम्परेचर से पहले कितने का टेम्परेचर है सर? 1200 केल्विन से कम के टेम्परेचर पर मेटल ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी मेटल के अंदर। क्या दिख गया आंसर? ऐसे लो लेवल सवाल आते हैं लिंगम डायग्राम से, सोच लो। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए अब अपना शानदार टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और वो टॉपिक बहुत प्यारा सा है। उससे पहले मैं एक छोटा सा डेफिनेशन बता देता हूँ। स्मेल्टिंग है ना, स्मेल्टिंग लिखवा देता हूँ बस, एक डेफिनेशन। फिर अपन मेटलर्जी ऑफ आयरन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। इट इज़ ए प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार है। मेटलर्जी ऑफ आयरन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे भयंकर भी है यही। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैल्साइंड मतलब क्या? अरे जो कैल्सिनेशन आपने की थी, एंड रोस्टेड, कैल्साइंड या रोस्टेड, और इनटू मेटल। अच्छा, जो कैल्सिनेशन कर चुके हो उसको मेटल में कन्वर्ट कर लो, या जिसकी रोस्टिंग की है उसको मेटल में कन्वर्ट कर लो। कब? विद ए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से, एंड फ्लक्स का जिक्र हो चुका है, एट हायर टेम्परेचर या एट हाई टेम्परेचर इन ए करंट ऑफ हॉट एयर। ये सब छोटी छोटी डेफिनेशन से मुझे लिखवाना इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड वगैरह में पूछ लेते हैं वो। तो इन ए करंट ऑफ हॉट एयर का मतलब क्या है? अरे वो और कुछ नहीं, हॉट एयर ब्लास्ट की बात कर रहा है। फ्लक्स का जिक्र हम कर चुके हैं, स्मेल्टिंग का सिर्फ डेफिनेशन बताना चाह रहा था मैं आपको। आइए दोस्तों, अब इस भयानक से, शानदार से, बेहतरीन से टॉपिक को अंजाम देते हैं। वो है मेटलर्जी ऑफ आयरन। ये मैंने डायग्राम NCERT से लिया है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। सर, एकदम खतरनाक लग रहा है। अरे बहुत आसान है, सिर्फ डायग्राम को फील दिलाने चाह रहा हूँ मैं तो अपने अंदाज में पढ़ाऊँगा। इस डायग्राम को मेरा एक्सप्लेन करना मेरा काम है। आइए दोस्तों, मेटलर्जी ऑफ आयरन को स्टार्ट करते हैं। और एक बात दिमाग में रखना, मैं ना ये जितनी भी मेटलर्जीज हैं इनको फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ाता हूँ। बच्चों को बहुत प्यारे ढंग से समझ में आती है, तो मेरा ऐसा मानना है आपको भी मज़ा आएगा। तो जो फ्लो चार्ट मैं बनवाने जा रहा हूँ, दिल थाम के बैठ जाइए, उस फ्लो चार्ट को आप बनाएंगे। बहुत मज़ेदार है। Fe2O3.XH2, नाम बता दो। सर जी, हेमेटाइट। ओके, सबसे पहले आप क्या करते हो?
जितना अभी तक पहले 7 लेक्चर्स में जितना मेटलर्जी पढ़े हो ना, सब यूज करवा दूंगा, सब यूज करवा दूंगा। सबसे पहले सर आपने सिखाया था कि ओर को आप क्रश करोगे, टंग टंग टंग, पहले से रिवीजन हो रहा है भैया। क्रशिंग करोगे या ग्राइंडिंग कर दोगे, क्रश करके ग्राइंड कर दोगे, उसके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे सर, कंसंट्रेशन करेंगे, करो तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर किसकी हेल्प से, सर आयरन है, आयरन है तो क्या लोगे आप, क्या आप ग्रेविटी सेपरेशन ले सकते हो, हाँ मैग्नेटिक सेपरेशन भी ले सकते हैं, बढ़िया बात, बहुत ही शानदार। कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय ग्रेविटी सेपरेशन, सर ग्रेविटी सेपरेशन, अरे हाइड्रोलिक वॉशिंग, वो पानी की बौछार मारी थी जैसे आप बच्चन पापा के स्कूटर या बाइक धोते थे, अरे याद आ गया सर, याद आ गया, हाइड्रोलिक वॉशिंग। इससे होता क्या है, क्या हो जाता है, सिलिशियस इम्प्योरिटीज, सिलिकन वगैरह की जो इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव हो जाती हैं, सिलिशियस इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड। कर लिया सर हमने, और को कंसंट्रेशन भी कर दिया। अब आपको कंसंट्रेशन करने के बाद क्या मिलेगा, कंसंट्रेटेड ओर मिलेगी, कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर के साथ अब आप करने क्या जा रहे हैं, मान लो कि कैल्सिनेशन करने की जरूरत है, लेट से कैल्सिनेशन करने की जरूरत है तो हम कैल्साइन लिखेंगे, रोस्टिंग करने की जरूरत है तो आप रोस्टेड लिखेंगे। अच्छा सर कैल्साइंड मतलब, अरे यार लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आप ओर को ट्रीट करवा रहे हैं, इससे होगा क्या, मान लो कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, हेमेटाइट में हो, मान लो सिडराइट की इम्प्योरिटी है, तो लिमिटेड सप्लाई में हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा FeO प्लस CO2 के अंदर, CO2 उड़ जाएगी। अच्छा ये FeO क्या करेगा, अरे FeO ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके Fe2O3 बना लेगा। और इंपॉर्टेंस देखो, हालांकि एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि सर मुझे ना ये वाली बात आपकी समझ में नहीं आई थी सर, एक बार दोबारा बता देना कि सर ये आयरन FeO को O2 के साथ ट्रीट करवाया, Fe2O3 में कन्वर्ट किया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दोस्त मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सोचना यदि आयरन का ऑक्साइड SiO2 के साथ रिएक्शन करके स्लैग बना लेता है, क्या स्लैग, FeSiO3, जिसके कारण हो सकता है कुछ आयरन बर्बाद हो जाए, स्लैग जो बन जाएगा वो आयरन तो खराब हो जाएगा, तो हम उस स्लैग ना बनने देंगे, हम उस चीज़ को स्लैग नहीं बनने देंगे, किसको, आयरन ऑक्साइड को। तो हम क्या करेंगे, आयरन ऑक्साइड की यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, Fe2O3 में कन्वर्ट कर लेंगे, और जब हमारे पास Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया तो SiO2 चाहे कितनी ही रिएक्शन कर ले, कोई स्लैग नहीं बनेगा, तो हमारा आयरन वेस्ट नहीं होगा, Fe2O3 क्योंकि SiO2 के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्या मेरे दोस्त आपको बात समझ में आई, हमने ये प्रोसेस क्यों लिया, क्योंकि यदि हम ये FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट नहीं कर रहे थे तो SiO2 FeO के साथ रिएक्शन करके स्लैग बना लेता है, और वो कूड़ा है, स्लैग तो क्या है, कूड़ा है, वेस्ट हो जाएगा यार, आयरन वेस्ट हो जाएगा, तो आयरन को बचाने के लिए हम उसको Fe2O3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर SiO2 कुछ ना बिगाड़ पाएगा आयरन का। क्लियर है। अच्छा सर रोस्टिंग का फ़ायदा, रोस्टिंग करने का ये फ़ायदा है कि हो सकता है कि कुछ इम्प्योरिटीज़ हों जो गैसियस फॉर्म में उड़ जाएं, हो सकता है सल्फर की इम्प्योरिटीज़ हो तो SO2 की फॉर्म में उड़ जाएंगे, फॉस्फोरस की इम्प्योरिटीज़ होंगी तो P4O10 की फॉर्म में उड़ सकती हैं, आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ होंगी तो AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड की फॉर्म में उड़ सकती हैं, वाटर की इम्प्योरिटीज़ होंगी तो मॉइस्चर बन के उड़ जाएंगी। अरे वाह सर मज़ा आ गया, अभी देखते जाओ तुमको मज़ा ही मज़ा आएगा। अब अपनों ने ऐसा करने के बाद आपको क्या मिला, आपको एक रोस्टेड ओर मिली है, आपको क्या मिली है, रोस्टेड ओर मिली है। अब आप क्या करेंगे, इस रोस्टेड ओर का कलर चेंज करते हैं यार ताकि फ्लो चार्ट एकदम सुंदर सुंदर नज़र आए आप लोगों की तरह। यहाँ पर रोस्टिंग करने के बाद आप स्मेल्टिंग करेंगे, स्मेल्टिंग कहाँ पे, ब्लास्ट फर्नेस में, स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस। पिक्चर दिखाऊंगा, अरे आप टेंशन मत करो, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट बहुत मज़ेदार। ब्लास्ट फर्नेस में क्या क्या होगा, एक तो आपकी ओर होगी प्लस कोक होगा, कोक, हाँ कोक लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट लिख लो, CaCO3। कोक क्या है, कोक एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट एक फ्लक्स है, ठीक है। आयरन की ओर कौन सी, Fe2O3 ये सब प्रेजेंट हो सकता है। और क्या प्रेजेंट होगा, और उसके अंदर हॉट एयर भी तो लगेंगे, एयर के साथ जो मिलेगी हॉट एयर ब्लास्ट है, अभी लिखवाया था ना स्मेल्टिंग की डेफिनेशन, अरे भूल तो नहीं गए मेरे दोस्त कि हॉट एयर ब्लास्ट के अंदर आप कन्वर्जन करते हैं कैल्साइंड या रोस्टेड ओर का इनटू मेटल, किसके हेल्प से, बाय सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट एंड फ्लक्स। अरे हाँ सर स्मेल्टिंग कर रहे हैं, यानी आप फ्लक्स भी डाल दिए हैं, आपने और भी ली है, रिड्यूसिंग एजेंट भी लिया है, हॉट एयर ब्लास्ट भी है। ऐसा करने से क्या मिलेगा, अरे भैया ऐसा करने से आपको पिग आयरन मिलेगा। क्या मिलेगा, पिग आयरन। कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में एट द बॉटम ऑफ द ब्लास्ट।
एट द बॉटम ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस के एकदम बॉटम में फर्नेस, है ना। और क्या मिल सकता है, अरे स्लैग मिलेगा, CaSiO3 लिक्विड फॉर्म में, स्लैग है, स्लैग इनफ्यूजिबल मास्क। ये अच्छी CaSiO3 का इंपॉर्टेंट यूज़ है, उसको यहाँ पर तुरंत लिख लो। ये CaSiO3 ना काम आता है सीमेंट मेकिंग में, एस ब्लॉक में पढ़ाता हूँ मैं, यूज्ड इन सीमेंट मेकिंग में काम आता है ये CaSiO3, है ना। तो ये सारी बात हमने लिख ली है। अच्छा, पिग आयरन की थोड़ी सी बात देख लो। पिग आयरन में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है वो अराउंड 4 to 5% रहता है, और जिसमें परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, मैंगनीज ये सब मिला के लगभग 1% रहता है पिग आयरन में, है ना। इतना बात क्या अपनों को पता लगा। अब जो ये पिग आयरन है, मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं सारा रिवाइज भी करवा दूंगा, टेंशन मत करें। पिग आयरन को, ये जो पिग आयरन है इसकी अपन करने जा रहे हैं रिफाइनिंग। आप इसकी करने जा रहे हैं रिफाइनिंग। हालांकि अभी रिफाइनिंग अपन लोगों ने पढ़ी नहीं है, बट आप समझना, आपको समझ में आ जाएगी। दोबारा भी पढ़ाऊंगा, टेंशन काहे करते हो, मेरे साथ हो काहे टेंशन करते हो। फिर सबसे पहले आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं ना, स्क्रैप आयरन डाल देते हैं। स्क्रैप आयरन में लगभग जो कार्बन रहता है ना, वो रहता है 1 to 1.5% कार्बन रहता है, 1 से 1.5% तक कार्बन रहता है। आप उसमें कोक डालेंगे यानी कार्बन, और एयर पास करवाएंगे। ऐसा करने से आपको कास्ट आयरन मिलता है, CAST, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में जो परसेंटेज रहेगी वो कार्बन की अराउंड 3% रहती है। हार्ड है, ब्रिटल है, तो बहुत लिमिटेड यूज़ है। क्या है, एक तो ये हार्ड है एंड ब्रिटल, हार्ड भी है और ब्रिटल भी है, तो लिमिटेड यूज़ है। सो इट हैज़ लिमिटेड यूज़ हैं इसके। क्लियर, टेंशन मत करें सर, ये अपने नाम तो बहुत खतरनाक लिख दी हैं, कास्ट आयरन, पिग आयरन। देखो यार, ये सब आयरन वगैरह ना, कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, आप जब इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे ना, जैसे मैकेनिकल ब्रांच ले ली, हालांकि जैसे मैं भी ग्रेजुएट हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी मैंने भी, है ना। तो वहाँ पर ये सब बहुत ठोक के पढ़ाए जाते हैं। मेटलर्जी एक सब्जेक्ट भी आता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं सब, तो वहाँ ज़्यादा काम आता है। यहाँ तो बस अपने को नाम लिखना है, दूर से नमस्कार करना है और आगे बढ़ना है, ज़्यादा इनके साथ दिल नहीं लगाना। दिल जिस टॉपिक के साथ लगाना है बता दिया आपको पहले ही, अभी प्रोसेस आएंगे उनके साथ दिल लगाना। सवाल भी आते हैं, आसान भी है, मज़ा भी आएगा। ये सब क्या है, दूर से पढ़ो, नमस्कार करो, हाँ बस याद कर लिया, काम चलो आगे ख़त्म, बस इतना ही। इनसे ज़्यादा दोस्ती नहीं करनी, खतरनाक हो सकते हैं। अच्छा, आगे सुनना। अभी दूसरे पार्ट में क्या होगा, अब आप दूसरे पार्ट में क्या करने जा रहे हैं, दूसरी एरो में प्योर O2 इज़ पास्ड इन। अब आप क्या करने जा रहे हैं दूसरे पार्ट में, ये जो एरो के नीचे वाला पार्ट है, प्योर O2 इज़ पास्ड इन मोल्टन पिग आयरन। ये जो पिघला हुआ पिग आयरन है ना, इसमें प्योर O2 इज़ पास्ड इन मोल्टन पिग आयरन इन, ये कन्वर्टर दिमाग में रखना, बेसिमर कन्वर्टर लाइंड विद, यानी परत होती है उस पर लाइंड विद कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, फ्लक्स है, एक तरह से फ्लक्स। सब आएगा धीरे धीरे, टेंशन मत करो, टेंशन बिल्कुल मत करो यार दोस्त, सब आएगा। ऐसा करने से कन्वर्ट हो जाएगा ये स्टील के अंदर। स्टील ही तो है हर जगह। स्टील में जो बेसिकली परसेंटेज रहेगी ना कार्बन की, वो भी थोड़ी सी नोट डाउन कर लो, 0.5 से लेकर करीबन 1.5% तक रहता है। ये अक्सर लोग पूछ लेते हैं। स्टील ही तो मेन काम है यार, स्टील ही का तो मेन काम है यहाँ पर, और कुछ नहीं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ आयरन है कौन, स्टील। अच्छा, यहाँ पर ये जो बेसिमर वाली बात लिखी है ना, इस चीज़ को, प्योर O2 इज़ पास्ड इन मोल्टन पिग आयरन इन द बेसिमर कन्वर्टर, पास्ड इन मोल्टन पिग आयरन लिखा ना, पास्ड इन मोल्टन पिग आयरन इन बेसिमर कन्वर्टर। अब ये क्या है ना, ये बेसिमराइजेशन है बेसिकली। इस प्रोसेस को पूरे को क्या बोल देते हैं, बेसिमराइजेशन फॉर स्टील प्रोडक्शन। जगह थोड़ी सी कम है, तो आप अपने नोट्स को थोड़ा अच्छे से बनाना। मेरे पास तो अलग अलग कलर्स है, तो मैंने उनका यूज़ कर लिया है। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर बहुत सारी चीज़ें होगी बताने के लिए, मैं दोबारा से 1 मिनट में सारी चीज़ समराइज़ कर रहा हूँ। देखो ऊपर वाली लाइन देखो, हेमेटाइट लिया आपने, क्रशिंग करवाई, ग्राइंडिंग करवाई, कंसंट्रेशन करवाया, कंसंट्रेटेड ओर मिली, उसमें कैल्साइन करवाया, रोस्टिंग करवाया, रोस्टेड ओर में स्मेल्टिंग करवाई, स्मेल्टिंग करवाने के बाद पिग आयरन मिला।
हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा हो, सर पिग आयरन, पिग का तो हमें पता है शुगर है, आयरन भी हम जानते हैं, शुगर वाला आयरन लिक्विड फॉर्म में। अरे रुको यार, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, सब पता लग जाएगा अभी। ब्लास्ट फर्नेस के बॉटम में मिलेगा, थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। देखो ये बॉटम में मिल रहा है आपको, देखो देखो, ये बॉटम में मिल रहा है ना पिग आयरन, दिख गया, बॉटम में मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ, बस बस यहीं पे अब देखना धीरे धीरे सब चीज़ें लिंक होती चली जाएंगी। अब आपने रिफाइनिंग करवाई, रिफाइनिंग यदि मैं स्क्रैप आयरन डाल देता हूँ तो उसके अंदर कास्ट आयरन मिल जाता है, आपको नाम से याद रखना है। और बेसिमराइजेशन करवा देता हूँ तो आपको स्टील मिलता है। यानी पिग आयरन से स्टील कैसे प्रोड्यूस होता है? वाया बेसिमराइजेशन, वाया बेसिमराइजेशन फॉर स्टील प्रोडक्शन। इतना बात क्या क्लियर हो गया है? इतना बात क्या क्लियर हो गया है? आगे लिखो, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। आगे इसमें थोड़ा सा कास्ट आयरन के बारे में और देख लो, क्योंकि मैंने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, मेरे को तो एक कूट कूटे पढ़ाया गया था, और मैं भी आपको कूट कूट के तो नहीं, बट थोड़ा हाँ इतना बता दूंगा कि IIT पेपर निकालने के लिए काम आ जाए। उसके बाद तो कॉलेज वाले अपने आप आपको कूट कूट के पढ़ा देंगे। अरे सर क्या कूट कूट के, मैंने तो सर कुछ को मन में आ रही होगी, सर हमने सुना था कि कॉलेज में ज़्यादा पढ़ना नहीं होता, बस एक रात पहले पढ़ के चले जाओ काम हो जाता है। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जितना शानदार कॉलेज होगा ना, जितना शानदार, जितना बेहतरीन कॉलेज होगा, उतनी कम पढ़ाई। लिंक है, मैं पहले बता रहा हूँ। देखो जब मैं पढ़ता था ना, मेरे भी एक सर थे, बहुत बढ़िया सर थे, वो हमको एक बात बोलते थे। वो बोलते थे कि यार आप 11th-12th में जितनी मेहनत करोगे ना, आप 11th-12th में जितनी मेहनत करोगे अपने कॉलेज में जाने के लिए, चाहे वो IIT के लिए कर रहे हो चाहे मेडिकल के लिए कर रहे हो, उतनी शानदार आपकी रैंक आएगी, उतनी शानदार आपकी रैंक आएगी तो आपको उतना ही बेहतरीन कॉलेज मिलेगा और आपकी उतनी ही शानदार लाइफ होगी उस बेहतरीन कॉलेज के अंदर। और जो इन 2 साल मौज मस्ती में निकाल दिए, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये वो टाइम पास, बातें गप्पे वप्पे मार रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, दिक्कत होगी। कॉलेज उतना बेकार होगा, दिक्कत आती है यार, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं बाद में। तो आप तो यदि लाइफ एक बार मिली है तो उसको बेस्ट यूज़ करना सीखें, ट्राई करें। मैं ये नहीं कह रहा कि जाना कंपलसरी है, IIT नहीं गए तो एंड ऑफ द लाइफ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ये सब बकवास है। बट आप यार बेस्ट लेना ही नहीं चाहते तो फिर देगा कौन आपको? आप बेस्ट लेना ही नहीं चाहते तो आप देगा कौन यार? मन में एक होना तो चाहिए, हाँ यार मेरे को जाना है, मैं एफर्ट्स तो ज़रूर करूँगा, मैं अपना 100% दूंगा। एक बात बताओ, फ्यूचर आपके हाथ में है, फ्यूचर आप देख सकते हो क्या? नहीं। प्रेजेंट पास्ट को बदल सकते हो, फ्यूचर आप देख नहीं सकते, पास्ट को बदल नहीं सकते। कर क्या सकते हो? अपने प्रेजेंट जो आपका चल रहा है उसको इतना शानदार बना दो कि आने वाला फ्यूचर एक बेहतरीन फ्यूचर हो। क्या आप मेरी बात समझ गई हैं? ज़्यादा मैं फिर है ना, मैं एक बार स्टार्ट हो जाता हूँ तो फिर रुकता नहीं। याद आ गई, वाइट कास्ट आयरन है, देखो कॉलेज से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पहुँच गया मैं, ये रहता है यार। तो इसमें तो अपन लिखते हैं, चलो वापस बैक टू टॉपिक आ जाओ। कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन क्या है इसके अंदर? कंटेन्स इम्प्योरिटीज़ ऑफ सीमेंटाइट, नाम लिख लो बस, सीमेंटाइट। कोई नहीं पूछेगा इतना डिटेल में जितना पढ़ा दूंगा, नेक्स्ट, ग्रे कास्ट आयरन। यहाँ पे एक मज़ेदार बात बताना चाहूँगा, मेरे को मज़ा आ रहा है यार बताने के लिए, याद आ गई एकदम से मेरी कॉलेज लाइफ मेरे को, बहुत साल पहले की बात है। एक बार लिख देता हूँ बस, ये वाइट कास्ट आयरन और दूसरा है ग्रे कास्ट आयरन, जिसमें बेसिकली इम्प्योरिटीज़ की हैं, कंटेन्स इम्प्योरिटीज़ ऑफ ग्रेफाइट की इम्प्योरिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा एक बात सुनना, हमारी है ना, ये हमारी लैब होती थी मेटलर्जी की, तो उसमें क्या होता था ना, प्रैक्टिकल होता है भाई, लैब होती है, थ्योरी होती है। कॉलेज की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, 2 मिनट मज़ा आएगा आपको। तो क्या है ना, कॉलेज वाले सर थे, नरेंद्र कुमार सर थे उनका नाम, थे तो वो नॉर्थ के ही, सही था। तो फिर क्या होना, लैब था, फाइनल एग्जाम था, तो लैब में क्या है ना, ऐसे मटेरियल्स दे दिए थे आपको, ऐसे बहुत सारी मटेरियल्स की स्लैब बना रखी थी ऐसी छोटी छोटी, इनको आपको घिसना पड़ता है, उस पर पॉलिशिंग करनी पड़ती है, ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, सब करवाते हैं कॉलेज में। तो फिर है ना, इसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे इनको एनालाइज करना होता है। माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, जैसी जैसी लेयर्स मिलती है ना, इनके डायग्राम बनते हैं कि मान लो रेड कलर आ रहा है तो रेड कुछ कंपाउंड होगा, वाइट कास्ट आयरन है, WCI लिख दिया, ये हो सकता है ग्रे कास्ट आयरन हो। अब हमें क्या पता, हमने कौन सा इतना इंजीनियरिंग दिल से लगाई थी। तो फिर क्या हुआ ना, अब मेटल था तो पेपर था, तो ये जो हिंदुस्तानी बच्चे होते हैं ना, बहुत जुगाड़ी होते हैं। तो ठीक है, हमारा तो उस दिन एग्ज़ाम चल रहा था, तो हमें ना मतलब चेक करवाने जाते हैं कि मान लो कि आपका लैब का फाइनल पेपर है, आपने परफॉर्म किया आधा घंटा एक्सपेरिमेंट, और सर के पास चेक करवाने गए। सर आपसे पूछेंगे बताओ आपको जो मैंने मटेरियल दिया था, वाइट कास्ट आयरन है, ग्रे कास्ट आयरन है, क्या है? तो आप माइक्रोस्कोप के नीचे इसको एनालाइज करेंगे, फिर चेक करेंगे।
तो ठीक है, हम ऐसे तुक्का मार देते थे, दिख तो रहा नहीं कुछ कुछ ढंग से, माइक्रोस्कोप में समझ नहीं आ रहा क्या है, तुक्का मार दिया, किसी का सही लग गया किसी का गलत। वहीं हमारा एक जुगाड़ी दोस्त था भाई, ज़्यादा मेहनत नहीं करता था पर दिमाग से सोच लेता था। क्या यार, वो सोचा कि यार सर है ना, सर को कहाँ से इतना जल्दी पता लग जाता है, कुछ ना कुछ तो लोचा है इसके अंदर। तो राज की बात बता देता हूँ, जब आप मेटलर्जी की लैब में जाएंगे, सर ने क्या कर रखा था ना, ये ऐसा होता है, जैसे यूँ मान लो छोटा सा है ना, ऐसा 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 जैसे मैंने डायग्राम सा बना रखा है ना, ऐसी वो रहता है, पीस रहता है मटेरियल का, मटेरियल के पीस के नीचे सर ने छोटा सा है ना लिख रखा था, हर पीस के नीचे छोटा सा लिखा रहता था डब्ल्यू यानी वाइट कास्ट आयरन, जी ग्रे कास्ट आयरन, ऐसे रेड, ऐसे बहुत सारे नंबर लिख रखे थे, येलो है। भाई साहब उस दिन हमें ये ट्रिक पता लग गई, और हालांकि बहुत सारे बच्चे बच गए, बहुत सारे तो बेचारे चले गए थे गर्त में, जिनको पता नहीं था ये जुगाड़। तो भाई साहब एक दोस्त जो एकदम चिल आदमी था, भाई ने कुछ नहीं किया, भाई ने इसको ऐसा पलटा, अब आ जाओ सर हमसे पूछ लो क्या है। सर ने बोला तूने किया है? हाँ सर मैंने किया है। बता क्या है? सर वाइट कास्ट आयरन। फुल श्योर है? हाँ सर मैंने पूरा एकदम करके देखा एक्सपेरिमेंट। वाह पास हो गया। चलो ये सब जुगाड़ भी चलते हैं। तो अलर्ट रही, छोटी सी जुगाड़ बता दी मैंने आपको। जब आप उसमें जाएंगे इंजीनियरिंग में, आपको मज़ा आएगा, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिलेंगी। हालांकि सीनियर्स भी बता देते हैं, सीनियर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं वहाँ पे कॉलेज में, उन्हें तो सारा देखा होता है वार्डन को कैसे पटाना है, हैं कॉलेज से बाहर कैसे जाना है, छुट्टियाँ कैसे लेनी है, पौंडीचेरी कैसे घूमने जाना है, सब पता लग जाएगा। बट अभी नहीं, अभी सिर्फ पढ़ाई करो, इसको मोटिवेशन बनाओ, इस चीज़ को मोटिवेशन बनाओ, समझ रहे हो, इस चीज़ को मोटिवेशन बनाओ। हाँ सर समझ गए, आ जाओ फिर, वरना मैं फ्लो में बह जाऊँगा मैं पहले बता रहा हूँ। क्लियर? तो ये तो सारी बात रही। अब मैं ना डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। हालांकि मेरी डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है ड्राइंग, बट कोशिश करेंगे। पूरा डायग्राम बना रहे हैं हम। देखो क्या है, पिग आयरन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। नेक्स्ट एडिट डालेंगे, पिग आयरन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। पूरा टॉपिक कवर करके ही चलेंगे, अभी नहीं जाएंगे, ऐसे पहले बता रहा हूँ। अब ये जो डायग्राम है ना, देखो दो ऑप्शन है, या तो मैं डायग्राम को यहीं समझा दूँ, या मैं डायग्राम को बना दूँ, जैसा आपको अच्छा लगे। बना देता हूँ, क्योंकि या पेपर में ये डायग्राम कोई मिलेगा, मान लो बोर्ड में भी बनाना आ गया या जेई में भी आ गया, तो ये डायग्राम जेई में कोई डायग्राम नहीं पूछेगा, बट अपने लेवल पे बनाई हुई लेबलिंग थोड़ी सी आसान रहती है। देसी डायग्राम बनाएंगे अपन तो, समझ रहे हैं आप मेरी बात। चलो तो अब मैं बनाता हूँ, इसको येलो सी बना देते हैं, लाइट सा रहेगा, अच्छा रहेगा। हाय बस थोड़ा सा सब्र रखना अब तुम, है ना, पहले देख लेना फिर बनाना तुम धीरे धीरे, समझ रहे हो, क्योंकि मैं भी खतरनाक ड्राइंग वाला हूँ और आप भी खतरनाक ड्राइंग वाले हो गए तो काम दिक्कत हो जाएगी। अरे वाह सर, आपकी ड्राइंग तो एक शानदार लग रही है। अरे सब्र रखो तुम, कहा था ना बोर्ड पे तो आसानी से बन जाती है। ये पेन वाला सिस्टम है ना, थोड़ा सी अजीब सा रहता है, बट ठीक है कर लेंगे अपन कवर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ज़्यादा मोटा तो नहीं कर दिया इसको? अरे ठीक है, अब चल जाएगा, इतना तो फील ले लेंगे। एनसीईआरटी आप रेफ़र कर सकते हैं, वो वाला एनसीईआरटी वाला डायग्राम ये जो मैं दिखा रहा था है। इसके अंदर ये क्या है, ये पिग आयरन, दिस इज़ पिग आयरन। यहाँ पर ऊपर वाले डब्बे में क्या है, स्लैग, वेस्ट मटेरियल, स्लैग। अब थोड़ा सा यहाँ से रिलेट भी करते चलना है इस डायग्राम को। ये क्या है, पिग आयरन, सबसे नीचे पिग आयरन, ये सॉलिड वेस्ट मिल रहा है, देखो मोल्टन आयरन, सॉलिड वेस्ट, स्लैग हमने जिसको बोला है। ऊपर से यहाँ क्या डाल रहे हैं आप, ये और लाइमस्टोन और कॉक डाल रहे हैं। ये देखो टक 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 टक, कुछ गैसेज यहाँ से निकलती जाएंगी, एग्जॉस्ट गैसेज। कौन सी हैं, CO और CO2, ये CO2 है ना। अब मैं देखो, अब थोड़ा सा लिंक कर पाएंगे यहाँ पर। अब ये ऊपर से आपने टेंग 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 डालना स्टार्ट किया। क्या क्या डाल रहे हैं आप, चार्ज डाल रहे हैं। थोड़ा सा बस इसको टेंग 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 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा फील आ जाए, है ना। यहाँ नीचे से एक गैप छोड़ना और यहाँ पे दिखा देना हॉट एयर ब्लास्ट। क्या है, एयर या O2, क्लियर। अब देखना, अब यहाँ से वेस्ट गैसेस निकल जाएंगी बाहर। यहाँ से क्या निकल जाएंगी, वेस्ट गैसेस। भाई गैसेस भी तो होंगी, और यहाँ से भी गैसेस निकल जाएंगी। दोनों साइड मैंने तो दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी फील आए। अब ऊपर से आप क्या डाल रहे हैं, चार्ज डाल रहे हैं यहाँ पर। चार्ज क्या, अरे चार्ज मतलब वही और रिड्यूसिंग एजेंट, फ्लक्स,
सब। और में क्या, Fe2O3, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या, कोक, फ्लक्स में क्या, CaCO3, ये सारी चीज़ें डाल रही हैं। जब आप ये चार्ज ऊपर से नीचे डालेंगे तो चार्ज नीचे आएगा, क्या चार्ज नीचे आएगा, और गैसेज ऊपर उड़ेंगी। भाई गैसेज तो ऊपर उड़ेंगी ना, गैसेज राइज, जब ही तो गैसेज का ओपन वाला कंटेनर मैंने ऊपर बनाया है। लॉजिकली भी आप सोचें इस चीज़ को, भाई गैस तो ऊपर उड़ के ऊपर आएगी ना, तो गैस तो ऊपर से निकली ना, नीचे नीचे का है, समझ रहे हो। और ऊपर से नीचे जो चीज़ डाल रहे हैं, चार्ज डाल रहे हैं, वो क्या होगा, वो क्या होगा, नीचे आता चला जाएगा ग्रेविटी के कारण। वेस्ट गैसेज कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। अब यहाँ पर स्लैग किस चीज़ का है, CaSiO3, CaSiO3 पढ़ा भी है, अभी ये पढ़ा है। NCERT में एक मेल्टिंग पॉइंट लिख देता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, 1538 डिग्री सेल्सियस। मैं एग्जैक्ट लिखूँ तो कितना, 1538 डिग्री सेल्सियस। अच्छा आगे चलें। अब यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर जोन्स हैं। क्या है, अलग अलग टेम्परेचर जोन्स। अब मैं थोड़ी सी ज़रा उन टेम्परेचर जोन्स की बात कर लेता हूँ। क्लियर। तो सबसे नीचे का जो जोन है ना, जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपको मिलेगा, 2170 केल्विन, 2170 केल्विन। यहाँ पर जो टेम्परेचर मिलेगा 2170 केल्विन, और इसको कंबशन जोन बोलते हैं। अब ये सारे जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस लेवल और नीट लेवल के लिए। कंबशन जोन। क्लियर। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, यहाँ पर 1570 केल्विन, 1570 केल्विन, 1570 केल्विन पे जो बोला है जोन, क्या बोला है, फ्यूज़न जोन, फ्यूज़न जोन। सबकी रिएक्शंस भी आएंगी, सब्र रखें बस आप। अभी थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ तो 1270 केल्विन मिलेगा, 1270 केल्विन, 1270 केल्विन। ये कौन सा जोन है, स्लैग जोन, स्लैग जोन। थोड़ा सा और ऊपर चलें तो 1070 केल्विन, 1070 केल्विन, ये 1070 केल्विन। ये क्या है, रिडक्शन जोन, रिडक्शन जोन। और ऊपर थोड़ा सा चलें, अब तो टेम्परेचर कम ही हो गया है। गैसेस के थोड़ा सा नीचे लिख लेना, यहाँ पर जहाँ से गैसेस निकल रही हैं उसके नीचे यहाँ पर करीबन 600 केल्विन नीचे। ठीक है, ये सारी बात हमने टेम्परेचर लिख लिया है। अब देखना इनमें अच्छा पिग आयरन लिक्विड फॉर्म में है। अब मैं आपको पिग आयरन की इतिहास बताता हूँ, ध्यान से सुनना, मज़ा आएगा। बहुत सारे लोग हैं ना पिग आयरन, मतलब कुछ लोग तो बताते ही नहीं पढ़ाने वाले। कुछ स्टूडेंट्स मन में डाउट रहता है कि सर शुगर वाला आयरन क्या है, ये क्या जानवर से लिंक है, क्या है। समझना, बहुत पहले की बात है, जब एंशियंट में जब ये प्रोसेस खोजा गया था, तो जो आयरन ऑब्टेन्ड हो रहा था ना, आयरन जो ऑब्टेन्ड हो रहा था, आप मेटलर्जी ऑफ आयरन पढ़ रहे हैं ना, आयरन जो ऑब्टेन्ड हो रहा था उसकी शेप बहुत ही ऑकवर्ड टाइप थी। क्या थी, बहुत ही ऑकवर्ड टाइप थी। और फिर उन्होंने नाम दे दिया इसको, आयरन जो ऑब्टेन्ड हुआ बहुत ही ऑकवर्ड शेप में ऑब्टेन्ड हुआ, उसको नाम दे दिया पिग। पिग कोई एनिमल से रिलेटेड नहीं है, पिग का मतलब ही, पिग का लिटरल मतलब आप देखें तो ऑकवर्ड होता है, ऑकवर्ड आयरन। यानी जो शेप मिल रही है ना आयरन की, बहुत ही अजीब सी, अब बद्दी सी शेप मिल रही है, तो उसको नाम दे दिया ऑकवर्ड आयरन की जगह उन्होंने क्या नाम ले दिया, पिग आयरन। पिग का मतलब ही क्या है, लिटरल मीनिंग ऑकवर्ड। क्या पिग आयरन का मतलब समझ गए हैं अब आप। आइए दोस्त, अब हम आगे चलते हैं और रिएक्शंस का जिक्र करते हैं। तो लिखेंगे रिएक्शन इन वेरियस जोन्स। सर ये टॉपिक तो मस्ती में आसान लग रहा है अब हमें। दोस्त ये सब मेटलर्जी वगैरह जो टॉपिक है ना, किताबों से पढ़कर कभी समझ में ही नहीं आते हैं। एक स्टूडेंट के लिए वीडियो लेक्चर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक अच्छा कंटेंट देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि कुछ जगह आपको मिले बट अधूरा मिले, पता नहीं रहता ना स्टूडेंट को क्या सही क्या गलत। तो आप एक अच्छे कंटेंट पर ही रिलाई करें और चीज़ों को अच्छे लेवल पर आप पढ़ते रहें। अब देखना रिडक्शन जोन में क्या होगा, Fe2O3 CO के साथ कंबाइन होकर किस में कन्वर्ट करेगा, Fe3O4 प्लस CO2 गैस बाहर। ये भी हो सकता है कि Fe2O3 सॉलिड कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं लिख ही देता हूँ Fe3O4 है बेसिकली, ये तो Fe3O4 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाए, क्या बना ले, ये जो Fe3O4 बना है FeO प्लस CO2 बाहर। सर अब ऐसा भी तो हो सकता है कि उस रिडक्शन जोन में आयरन का ऑक्साइड ये सॉलिड फॉर्म वाला CO के साथ कंबाइन हो और बना ले आयरन सॉलिड प्लस CO2 बाहर, प्लस CO2 बाहर। ठीक है सर, ये रिडक्शन जोन में हो गई रिएक्शंस। अब बात करते हैं स्लैग जोन की। स्लैग जोन को देखो, स्लैग जोन में क्या होगा, देखो तो सही, पहले ये तो रिडक्शन जोन की बात कर ली हमने, 1070 केल्विन के अप्रॉक्स जो रिएक्शंस हो रही थी। अब स्लैग जोन पे, अरे ये हटा देना यार, स्लैग के SLAG स्लैग जोन में रिएक्शंस देखना। स्लैग जोन में है क्या, सर कैल्शियम कार्बोनेट, इतना टेम्परेचर है, डिकम्पोज कर जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस के अंदर।
अब ये कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 के साथ कंबाइन करेगा। SiO2 क्या है? अरे इम्प्योरिटीज़ यार, और कुछ नहीं, इम्प्योरिटीज़ हैं ये। SiO2 कंबाइन करके स्लैग बना लेगा, CaSiO3 लिक्विड फॉर्म में। क्या है ये? स्लैग है, स्लैग। अच्छा, अलग जोन आओ। आजकल तो सर हम भी अलग ही जोन में रहते हैं। अरे वो सब तुम्हारी उम्र नहीं है अब अलग जोन में रहने वाली, कॉलेज में जाके अलग जोन में रहना, अभी नहीं। आ जाओ वापस टॉपिक पे। फ्यूजन जोन में क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और आयरन का ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर आयरन सॉलिड बना सकता है, प्लस CO2 गैस बाहर, प्लस CO2 गैस बाहर। हो सकता है कुछ इम्प्योरिटीज़ हों, किस किस की? P4O10 की, यहाँ पर सल्फेट की, किसकी फॉर्म में? या CO2 की फॉर्म में, सॉरी SO2 के फॉर्म में, या SiO2, ये सब इम्प्योरिटीज़ हैं, या MnO। ये सब कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या हो जाएंगी? एलिमेंटल फॉर्म मिल जाएगा। फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, मैंगनीज, प्लस CO2 बाहर, प्लस CO2 बाहर। अब आप ध्यान से सोचें, कार्बन किसकी तरह एक्ट कर रहा है? क्या यहाँ पर कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है? देखो, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट को रिड्यूस करवा दे रहा है। हाँ, कार्बन यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। हम आगे चलते हैं, अगले जोन में चलते हैं, और अगला जोन हमारा प्यारा, सबसे खतरनाक, जहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, कंबशन जोन। कौन सा है? कंबशन जोन। बहुत प्यारा है, मैक्सिमम टेम्परेचर है यहाँ पर। कितना है? मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू नियरली कितना रहेगा? नियरली 2200 डिग्री सेल्सियस। 2200 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 लिबरेट करेगा, प्लस हीट। अच्छा, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही होगी? ऑक्सीजन कहाँ से आ रही होगी? ध्यान से देखें, हॉट एयर ब्लास्ट है, हम यहाँ से एयर दे रहे हैं कंबशन जोन के आसपास, देखें आप। हाँ, तो यहाँ कार्बन इसके साथ कंबाइन हो रहा है, और ये ऑक्सीजन कहाँ से आई है? फ्रॉम हॉट एयर ब्लास्ट, फ्रॉम हॉट एयर ब्लास्ट। दिख गया? अच्छा सर, और ये आयरन सॉलिड इतना शानदार टेम्परेचर है तो क्या कर जाएगा? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों सर? ये लिखवाया था यहाँ पर इसलिए। सोचो, मेल्टिंग पॉइंट आयरन का 1538 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा सर, जब ही 2000 या 2170 केल्विन पे तो ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। हाँ हाँ, अब कहोगे यहाँ पे, अरे भैया ये केल्विन है, ये डिग्री सेल्सियस है, ये केल्विन है और ये डिग्री सेल्सियस है, तो कंबशन जोन में आपको आयरन लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। अच्छा सर, ऐसा भी तो हो सकता है जो बचा हुआ आयरन का ऑक्साइड है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, वो कार्बन के साथ कंबाइन होकर आयरन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले और कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर निकाल ले। हाँ भैया हाँ, क्या आप ये चीज़ समझ पाए हैं? क्या आप ये चीज़ समझ पाए हैं? अच्छा, एक बात समझना, रिड्यूसिंग एजेंट इज, प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट क्या है सर? प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है। सोचो, अभी देखना मजा आएगा, जब इस ब्लास्ट फर्नेस में मैं ऊपर की तरफ चल रहा हूँ, तो ऊपर जो ये कम टेम्परेचर है, रिडक्शन जोन, स्लैग जोन, इन सब में है ना, तो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मिडल में और अपर जोन में जो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और नीचे कौन मिल रहा है आपको? नीचे कार्बन मिल रहा है। जहाँ कंबशन हो रहा है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, वो वहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कार्बन। बट यहाँ पर एक बात करके नोट डाउन लिखना, प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, पर्टिकुलरली, मैं पूरा लिख रहा हूँ, पर्टिकुलरली इन अपर एंड मिडल पार्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। मिडल पार्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस के अपर और मिडल पार्ट में जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पता लैंग्वेज बनाने वाला कोई सवाल पूछ ले, इतना बात तो अपने को पता लग गया। अच्छा, एक बात बताओ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवाता हूँ, मज़ा आएगा। यहाँ लिखते हैं, ब्लू कलर लेते हैं यार, सही लगता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्ट्स एज रिवर फ्रैक्टरी मटीरियल। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है ना, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत खतरनाक मेल्टिंग पॉइंट है, करीबन 2800 डिग्री सेल्सियस है। अब देखना, समझा रहा हूँ, पहले लिख देता हूँ। इनर लाइनिंग ऑफ फर्नेस इज मेड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनी होती है इनर लाइनिंग, एक्सेप्ट इन स्लैग जोन। ये इंपॉर्टेंट है, देखो, एक्सेप्ट इन, अरे यार इस स्लैग का ई कहाँ से आ जाता है यार तुम, एक्सेप्ट इन स्लैग जोन।
एक्सेप्ट इन स्लैग जोन। वेयर स्लैग जोन में क्या होगा, वेयर ग्रेफाइट लाइनिंग इज यूज्ड, वेयर ग्रेफाइट लाइनिंग इज यूज। लाइनिंग का मतलब क्या, परत, परत। सर एक बार इस लाइन का मतलब बता दो, मजा आ जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। जो इनर लाइनिंग फर्नेस की होती है ना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनी होती है। इसमें देखो ये अच्छे वाले डायग्राम में, ये जो अंदर वाली लाइनिंग्स है, ये जो अंदर वाली लाइनिंग है, ये किसकी बनी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। बट इन स्लैग जोन में क्या दिक्कत आ गई, स्लैग जोन में आपने ग्रेफाइट की लाइनिंग क्यों है, सोचो। अरे भैया मेरे दोस्त, क्योंकि स्लैग जोन में क्या होगा, स्लैग जोन में मैग्नीशियम का ऑक्साइड सिलिकॉन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, MgSiO3। MgSiO3 स्लैग बना लेगा मेरे दोस्त, स्लैग बना लेगा। और स्लैग बना लिया तो लाइनिंग झड़ जाएगी, स्लैग बन गई तो लाइनिंग परत क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। परत टूट जाएगी तो हमारा ब्लास्ट फर्नेस खत्म हो जाएगा। इसलिए हम स्लैग जोन में जो लाइनिंग करते हैं मेरे दोस्त, किसकी करते हैं, कैल्शियम सॉरी ग्रेफाइट की करते हैं, ग्रेफाइट की। क्या आप समझ पाए हैं, क्या आप समझ पाए हैं? क्योंकि स्लैग जोन में लिख सकते हैं आप, चाहे हिंदी में लिख लो, चाहे इसकी स्लैग जोन में मैग्नीशियम ऑक्साइड इम्प्योरिटीज़ के साथ SiO2 के साथ कंबाइन करके स्लैग बना लेगा, परत टूट जाएगी। क्या आप समझ पाए हैं मेरी बात, क्लियर है? स्लैग जोन यानी 1270 केल्विन के आसपास वाला टेम्परेचर। सारी बातें अप टू एडवांस लेवल खुले में आपको बता दी हैं, बढ़िया तरीके से समझा भी दिया यार। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेटलर्जी ऑफ आयरन आपको बहुत बढ़िया लेवल पे मैंने पढ़ा दिया है, ताकि आप कैसा भी क्वेश्चन आप शानदार तरीके से कर पाएँ। जितना ये नोट्स है इसको बहुत सुंदर बनाओ, इतना बढ़िया आप मेरी वीडियो से पढ़ो कि अपने दोस्त को बैठा के पढ़ाओ। मैं तेरे को आज मेटलर्जी पूरा पढ़ाता हूँ, वाले सर ने पढ़ाया है, ताकि यार आपका रिवीजन हो जाए। किसी को पढ़ाने से कभी शर्माओ मत कि नहीं मैं क्यों पढ़ाऊँ, इसकी नॉलेज बढ़ जाएगी, मेरी कम हो जाएगी। अरे ज्ञान बांटने से बढ़ता है मेरे दोस्त। जितनों को पढ़ाओगे आपको अपने आप पता लग जाएगा क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं। तो इसलिए मैं हर बार रिक्वेस्ट करूँगा आप जितना पढ़ा पाएँ अच्छी बात है, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सारा चीज़ अपने को क्लियर हो गया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं और अपन आगे चलेंगे और अगले लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बस वीडियोस को इसी तरह देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।